हम शहर में बसते हैं। शहरी लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनको गांव की बहुत कम जानकारी होती है। एक आदर्श गांव आज की स्थिति में क्या होता है? एक जमाने में हम हिंदी फिल्मों में गांव देखते थे साहब, ठाकुर का वहां राज है और ठाकुर जो है वो प्रताड़ित कर रहा है, ये हिंदी सिनेमा में होता था। ठीक है, तो एक तरह से कास्ट का सिस्टम और पैटर्न तो वो सिनेमा में भी प्रतिबंधित था। लेकिन आप 2014 के हिंदुस्तान को जब बदलने की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि भाई आदर्श गांव क्या है? क्या है जहां सबको अपना अपना अधिकार मिले और लोग इत्मीनान से रहे, गांव का एक स्वतः व्यवस्था में विकास हो। मैंने भी खूब इस देश के गांव देहात की यात्रा की। इस कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश के गांव के जब मैंने लोकसभा चुनाव में यात्रा की, उसके अंश जरूर दिखाऊंगा। कोई उनकी समस्याएं नहीं बदलती। सारी सियासत और योजनाएं इस बात को लेकर की जाती और कही जाती कि किसानों की मदद, गांव वालों की मदद, ऐसी मदद वैसी मदद, कृषि प्रधान देश है। लेकिन जब आप गांव को ही अडॉप्ट करने में भेदभाव करें, उसमें समीकरण ढूंढे, फिर भाई आप कौन सा आदर्श बना रहे हैं? सबसे पहले कमाल की ये रिपोर्ट देखिए, कमाल खान। यूं तो बनारस में 10 लाख मुस्लिम रहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद लिया उसमें इनमें से कोई मुस्लिम नहीं रहता। यह आरएसएस का गढ़ है। पिछले 35 साल से यहां आरएसएस की शाखा लगती है। आरएसएस इस गांव को मोदी के गोद लेने से 12 साल पहले ही गोद ले चुका है। सन 2002 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रांत के लोगों ने तय किया कि हर जिले में एक गांव को समग्र ग्राम विकास की दृष्टि से लेना चाहिए, तो अपना गांव चयनित हुआ सन 2002 में। राजनाथ सिंह ने लखनऊ का 35 गांव गोद लिया तो खुशी में गांव में घंटे घड़ियाल बजे। रफीक इस गांव में उतने ही अल्पसंख्यक हैं जितने बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी। 15,000 की आबादी में ये और इनके भाई अकेले मुसलमान हैं। गांव में भले और मुस्लिम ना हो, लेकिन 35 गांव का नाम ही एक सूफी फकीर 35 शाह बाबा के नाम पे पड़ा है। उनकी मजार अब मिटने को है। क्या चाहते हैं आप राजनाथ जी से? ये मजार की टूटी फूटी पड़ी चमत्कारी हो जाए, इसकी बनवा दें तो लोग दूर दूर से भी आया करेंगे और गांव के हमारे यही सब चाह रहे हैं, मजार ठीक हो जाए। राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी इमेज भेदभाव करने वाले नेता की नहीं रही है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये महज इत्तेफाक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वजह है कि ये इत्तेफाक यूपी में बीजेपी के ज्यादातर एमपीज के गांवों में दोहराया जा रहा है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पे मुस्लिम आबादी 30 से 52% तक है। हैरत की बात यह है कि उन सीटों पे भी बीजेपी एमपीज ने जो गांव गोद लिए हैं, उनमें भी मुस्लिम या तो नहीं है या ना के बराबर। बहुत कम ऐसे गांव गोद लिए गए हैं जहां मुस्लिम आबादी नजर आती हो। मिसाल के लिए मुजफ्फरनगर सीट पे मुस्लिम 37% हैं, लेकिन संजीव बालियान के रसूलपुर गांव में कोई नहीं। रामपुर में 52% मुस्लिम हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के मानपुर ओझा गांव में कोई नहीं। कैराना में करीब 39% मुस्लिम हैं, लेकिन हुकुम सिंह के सुखेड़ी गांव में कोई नहीं। संभल में करीब 46% मुस्लिम हैं, लेकिन सत्यपाल सिंह के लहरावन गांव में सिर्फ 1.33%। श्रावस्ती में 32% मुस्लिम हैं, लेकिन दद्दन मिश्रा के जयचंदपुर गांव में 2.33%। सहारनपुर में 39% मुस्लिम हैं, लेकिन राघव लखनपाल के खुशहालीपुर गांव में सिर्फ 3.5% और मेरठ में 31% मुस्लिम हैं, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल के भगवानपुर गांव में सिर्फ 3.75%। बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं उमा भारती, कलराज मिश्रा और योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे गांव गोद लिए हैं जिनमें एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे महज इत्तेफाक बताती है। आप इसको इत्तेफाक भी मान सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से राय आई। अब लॉटरी में जो गांव निकला वो चयन करना ही था। अब संयोग से वहाँ की आबादी क्या रही, क्या परिस्थिति रही, वो अलग बात है। बीजेपी के इस इत्तेफाक पे एक पुराना गाना याद आता है कि जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे कमाल ने कहा, कमाल का इत्तेफाक है भाई। कमाल साहब, आप ही का नाम इस्तेमाल करके मैं कह रहा हूं, कमाल का इत्तेफाक है कि कैसे गांव चुन लिए जाते हैं। अब जरा मायावती की कहानी देखिए। जो तो आप कहेंगे देखिए साहब ये बीजेपी के पीछे पड़ गए,
नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने लगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। अब जरा मायावती जी को देखिए, तो वहां पर सियासत जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें हर व्यक्ति इस तरह के समीकरणों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मायावती बहन जी के गोद लिए गांव को देखने हम उसकी गली गली घूमे। मालगांव के प्रधान हमें गांव की बदहाली दिखाते हैं। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर दलित हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके दिन फिरेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे गांव में जो अनुसूचित जात के लोग हैं, खासतौर से रैदास और रावत समाज के, धोबी और धानुक समाज के लोग हैं, इन सब लोगों का लाभ होगा। वैसे तो हर बिरादरी में गरीब लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर अनुसूचित जात और पिछड़ी जात में गरीब लोग हैं यहाँ पर हमारी ग्राम सभा माल में। ये मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का थीम सॉन्ग था। इसीलिए उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 में से 21 टिकट ब्राह्मणों को दिए, यानी 25% से ज्यादा। ये पार्टी के उस नारे के खिलाफ था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन बहन जी को लगता है कि इस बार ब्राह्मणों ने मोदी के लिए शंख बजाया, जबकि बीएसपी का खाता नहीं खुला। नाराज मायावती ने राज्यसभा में सिर्फ दलित भेजे। हमारी पार्टी ने अपने दलित बेस वोट में से ही इन दोनों सीटों पर दलित वर्ग के व्यक्ति को ही खड़ा करने का अंतिम फैसला लिया है। मायावती के मालगांव का ये बीरपुर मजरा है। इसमें सभी दलित हैं, कोई दूसरी जाति नहीं। मायावती ने सियासत में सोशल इंजीनियरिंग भले कर ली हो, लेकिन जमीन पे इन्हें सवर्णों से जिल्लत, भेदभाव और छुआछूत मिला है। इसीलिए बहन जी का ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना इन्हें नापसंद है। इन्हें लगता है कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट मायावती ने दिए, लेकिन वोट उन्होंने मोदी को दिया। अगर दिया होता तो एक सीट भी, कम से कम एक सीट तो बहन जी की तो निकलती। एक सीट भी नहीं निकली, ब्राह्मणों ने सारे मोदी जी को दे दिया। आपको लगता है कि ये विश्वासघात हुआ बहन जी के साथ? जी, हमको पक्का विश्वासघात है, ये विश्वासघात हुआ। हाँ, बीएसपी में ब्राह्मणों को आने से नुकसान हुआ। बताओ, अब की जो है सांसदीय सीट एक भी नहीं मिली। 31 शर्म की बात है। मालगांव में ज्यादातर दलित बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी तालीम उनकी जिंदगी में भी बदलाव जरूर लाएगी। सियासत 2 के 2, 2 दूनी 4 जैसी अंकगणित की गणना से नहीं चलती है, लेकिन फिलहाल का कैलकुलेशन वही है जिसका हिसाब बहन जी ने लगाया है। लखनऊ के मालगांव में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ निखिल डे साहब मौजूद हैं, जो कि को कन्वीनर है एनसीपीआरआई के। मेरे साथ राजकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण के। रणदीप सुरजेवाला है, जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। विजय बहादुर पाठक है, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने कहा कि देश के तमाम गाँव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी यात्रा की थी मैंने लोकसभा में, तो वहाँ की तस्वीर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये बड़ा इत्तेफाक हो गया बीजेपी के साथ कि जहां हिंदू ज्यादा और मुसलमान कम, वही वाला गांव अडॉप्ट। ये गांव अडॉप्ट कैसे होते हैं राजकिशोर जी, पता है आपको? देखिए, मुझे नहीं मालूम। बहुत सीधा साधा फार्मूला है। सांसद को तय करना है, हाँ। अपने लोगों के साथ में विचार विमर्श कर कर तय करना है, हाँ। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि नाम था इसका आदर्श गांव, हाँ। तो इसमें आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए थे, विकास में नहीं, सामाजिक सद्भाव। हाँ। और सारे जो सोशल इंजीनियरिंग की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो नारा था नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बिना भागीदारी के कोई विकास नहीं होता और लोकतंत्र भी समृद्ध नहीं होता है। आपके ऊपर पहले से ही ऐसे आरोप हैं कि आप एक कम्युनिटी विशेष के लिए काम करते हैं। आरोप मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कहते हैं कि नहीं, धारणा है, पुरानी धारणा है, और बीजेपी के बारे में हमेशा रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। और लेकिन इस धारणा को बदलने की कोशिश करते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि हम ऐसा नहीं, हमारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी वर्ग विशेष में भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए हर। लेकिन राजकिशोर जी, आप इतनी अच्छी किताबी बातें करते हैं, पता नहीं कहां से आप नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश में जमीन पर, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं भी हूं, जो जमीन पर सियासत कर रहा है उसको पता है कि ये भाषण है सबका साथ सबका विकास। नीचे तो उसको देखना है कि दलित, कोयली, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर,
लोड, ये कौन कौन से समीकरण में आ रहे हैं? दिखाई पड़ रहा है ना, सोशल इंजीनियरिंग जो है ये सो कॉल्ड, ये इंजीनियरिंग पता नहीं तोड़ने वाली या बनाने वाली है। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अभी विजय पाठक जी को जैसे ही मौका मिलेगा वो तुरंत मुझे जवाब दे देंगे कि इन बातों से उठकर 73 सीट आई बीजेपी की। वो ये भी बताएंगे कि आप दलितों की बात क्यों नहीं करते, पिछड़ों की बात क्यों नहीं करते, आप एक कम्युनिटी की बात क्यों करते हैं। लेकिन सवाल ये है, तो जो जैसे राजकिशोर जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, गरीबी हटाओ, बहुत हो गई समय ये सब भाषण सुनते हुए, ये ऊपर के भाषण है, प्रभाव डालते हैं, नीचे की हकीकत ऐसे आदर्श गांव चलाने की है और ये नहीं बदलेगी। ये आदर्श गांव वाला कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत गलत है। आप कह रहे हैं कि देश के 6 लाख गांव हैं, हाँ। उसमें से आप एक गांव का विकास करेंगे, तो बाकी गांव के साथ क्या हुआ? और क्या आपका काम नहीं है आपके हर गांव का विकास करना? सही बात है। यदि स्कीम को देखें तो स्कीम में लिखा हुआ है कि जो योजना है उन्हीं को चलाना है, तो वो तो चलाना ही है सब जगह। उस स्कीम कहता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है निखिल, मेरे भी समझ में नहीं आया कि मतलब किसी सांसद का काम है, बिल्कुल कर्तव्य है बिल्कुल उसका कि उस इलाके जहां से वो संसदीय परंपरा के तहत लोगों का नुमाइंदा बना है, जिसमें गांव भी है, कस्बे भी है, छोटे शहर भी है, उनका विकास करना है। ये एक उसको क्यों दिया जाए, ये मेरी भी थोड़ी समझ में बाहर है। क्योंकि ये एक सिंबलिज्म है, एक उसको मॉडल बनाइए कि आप एक का विकास कैसे अच्छा कर सकते हैं। वो मॉडल नहीं है साहब। आज की तारीख में 15,000 करोड़ की कटौती रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हुई है। हाँ। वो जाके टॉयलेट बनेंगे, उसमें जाके ये चीजें होंगे। जब लोग चिल्लाएंगे आप दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक आदर्श गांव कर रहे हैं, एक गांव एक कंस्टिट्यूंसी में, 5 साल में 3 ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो 2500 गांव से क्या होगा। और उस आदर्श में भी आज ये पता चला मुझे, हाँ, ये तो पता नहीं, लेकिन वो कैसे चुनना था, वो भी केवल जातीय समीकरण का बड़ा आदर्श है। हाँ, तो वो बहुत भयंकर परिस्थिति है, चाहे ये हो या वो हो। और ये सरकार है या एनजीओ है? कोई एनजीओ एक गांव लेता है? हाँ। सरकार तो पूरे देश को लेती है ना। हाँ। सरकार विकास की अपनी जिम्मेदारियां लेती है। सरकार आज नरेगा बंद कर रही है, सरकार आज ये सारे जो इंदिरा आवास की, इन सब में कटौती हुई है, स्किल्स डेवलपमेंट में कटौती हुई है। तो आज इनको सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए। और वो बता भी नहीं रहे हैं कि विकास में कोई इमेजिनेशन नहीं है इस सरकार का। ये आदर्श ग्राम योजना आनी ही नहीं चाहिए थी, इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब इसका कोई औचित्य नहीं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा बस यहाँ पर, राजनीतिक रूप से भी अगर आप बात करेंगे सांसदों से, हाँ। तो उनके लिए भी ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था, हाँ। क्योंकि उनको लग रहा था कि एक गांव का विकास करेंगे, जो बगल के गांव का भी जो बंदा है, हाँ, वो उस गांव वो क्या सोचेगा। तो हाँ, उनको लग रहा कहीं पानी आ गया, उसके यहाँ बिजली आ गया, उनको लगता कहीं इसका नुकसान ना, जी उसका नुकसान ना हो जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ बात सिर्फ सामाजिक समरसता है उसकी नहीं है, इनके सियासी समीकरण भी बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। विजय पाठक जी, एक और छोटा सा कि ये अब एमपी साहब एक गांव के ऊपर टाइम बिताएंगे, मतलब उनके पास इतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है और वो मीटिंग है विशेष एक गांव के लिए करेंगे और उस पर टाइम बिताएंगे। उनका काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए पूरे। तो ये आदर्श बनाने का कॉन्सेप्ट कहीं गड़बड़ हो गया। विजय पाठक जी, कमाल खान से बात करते हुए उस स्टोरी में आप कह रहे थे कि बड़ा सब इत्तेफाक है, ये कैसे कैसे इत्तेफाक होते हैं यूपी में? अभिज्ञान जी, किसी भी आलोचना, किसी भी योजना के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसके दोनों पक्ष हैं। और आज अभी जब कमाल खान से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जब मुझे गिनाया तो मैंने ये कहा कि कई जगहों पर सांसदों के पास इतने लोगों ने आवेदन किया, उन्होंने लॉटरी से गांव चुने और सबके सामने मिला करके चुनने की कोशिश की। तो ऐसी बात नहीं है। और कहीं से यह योजना नहीं थी कि किसी अमुक वर्ग बिरादरी या अमुक जाति के लोगों को प्रश्रय देना है या इनको नहीं लेना है, इसलिए मैंने वो बात कही, इत्तेफाक की। और अभी मैं चर्चा सुन रहा था, आदरणीय राजकिशोर जी ने भी कहा, निखिल डे ने भी कहा, तो योजना कुल मिलाकर के सांसद के सामने ये है कि राज्य में उसके संसदीय क्षेत्र में जो गांव है उन गांव का सबका विकास हो, पर एक गांव के बारे में मॉडल के रूप में बनाने की योजना थी। और इस योजना को जब प्रधानमंत्री ने रखा तो उसमें स्पष्टता से कहा, आज भी अभी की घटना है, 1-1.5 घंटे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी भी अपने संसदीय क्षेत्र में थे तो उन्होंने कहा कि इस गांव के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। तो मेरा यह कहना है कि जो योजना है उस योजना पे कंसेप्ट क्लियर है, बाकी की जो योजनाएं हैं वो चलेंगी, लेकिन एक गांव को मॉडल के रूप में अगर विकसित करने की सांसद की तरफ से योजना बनाई है तो यही एक योजना है, एक पहल है शुरुआत की। मुझे नहीं लगता कि ये अंत है।
और अगर सारे सांसद, सारे विधायक देश भर में, अलग अलग ब्लॉक प्रमुख है, जनप्रतिनिधि है, उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने सीडीओ और डीएम को भी कहा है एक एक गांव लेने के लिए, अगर सारे लोग करते हैं तो एक विकास की सीढ़ी बनेगी, एक रूपरेखा बनेगी और हर चीज को आलोचना की दृष्टि के बजाय एक सकारात्मक इसका पक्ष है, उस सकारात्मक पक्ष में कोशिश करनी चाहिए। एक साल अगर एक गांव को लिया गया है, मेरी गलती है, कहीं मैं मान गया। अब बात को मैं आलोचना करता भी गुंजाइश है। मैं सकारात्मक पक्ष से देखूंगा। ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम में आपको 2014 की तस्वीर के कुछ सकारात्मक प्रश्न दिखाऊंगा मैं आपको। गांव में क्या होता है, सवाल यह है कि गांव की हालत बहुत बुरी। जरा सुनते राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर मैं सुरजेवाला साहब के पास आऊंगा, क्योंकि विजय पाठक जी ने तो मुझे समझा दिया कि मैं नकारात्मक विषय पर चर्चा कर रहा हूं। सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। किसी ने जानबूझकर कोई गांव जिसमें एक वर्ग विशेष की आबादी कम है वो तो लिया ही नहीं, लोगों ने समीकरणों की तरफ देखा ही नहीं, सब इत्तेफाक हो गया। अच्छा, एक के साथ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब इत्तेफाक होता रहा। ये इत्तेफाक इतना बड़ा हो जाता है लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में, ये मुझे नहीं पता था। देखिए राहुल गांधी साहब क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। मेरा मेन सवाल ये है, सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास 700 गांव होते हैं, तकरीबन 750-700। सबसे पहला सही है आदर्श गांव, आइडिया सही है, मगर दो बातें मुझे समझ नहीं आ रही। एक कि मेरा काम सबके विकास का है, सिर्फ एक गांव के विकास का नहीं है, और दूसरा जो स्कीम चालू की है उसके लिए कोई पैसा भी नहीं दिया है। तो पहली बार मैंने सुना है एक स्कीम लागू किया गया है जिसके लिए कोई फंडिंग नहीं दी गई। तो ये मुझे थोड़ी क्लैरिटी बात समझ नहीं आ रही। ठीक है सुरजेवाला साहब, क्या ये स्कीम मूलतः गलत है, इसमें कमजोरी है? अभिज्ञान आदर्श ग्राम योजना का मूलभूत आधार ही असमानता और भेदभाव पर है। इसके दो पहलू हैं। पहला राजनीतिक पहलू जो आपने अपने न्यूज कैप्सूल में दर्शाया, जहां बीजेपी के 80 में से 71 सांसद हैं, अगर मुझे सही याद पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में उन 71 सांसदों को अल्पसंख्यक वर्ग या समाज के एक बड़े हिस्से के बारे में समेत देश के प्रधानमंत्री के और सब सांसदों ने, मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम सांसद या विधायक बनते हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पहली शपथ संविधान को ध्यान में रखकर सब वर्गों और धर्म के लोगों को समान तौर से देखने की लेते हैं, जिस स्लोगन की चर्चा भी की गई। ये स्कीम और इस स्कीम को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा, समेत दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ, ये अपने आप में इस स्कीम की असमानता और भेदभाव की कहानी को कहती है। इस स्कीम में कोई फाइनेंशियल एड नहीं है, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है कि किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा। और एक मेरे आदरणीय मित्र ने सही कहा, और जैसा राहुल गांधी जी ने भी कहा, 700, 750, 800 गांव तक उत्तर प्रदेश में है। आप एक गांव 5 साल में डेवलप करेंगे तो बाकी गांव का क्या कसूर है? तीसरा, आप जो मौजूदा सरकार की स्कीम्स हैं उन्हीं को क्रियान्वयन अगर उन्हें करेंगे तो फिर नया आदर्श गांव योजना में क्या हुआ? और चौथा एक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर आदर्श गांव योजना की तरफ देखें तो उसके पहले सफे पर गांधी के मॉडल विलेज की चर्चा की गई और गांधी के 2 पत्रों की चर्चा की गई है। और मैं एक एक लाइन उनमें से जो उन्होंने छापी है, हरिजन में जो गांधी जी ने 9 जनवरी 1937 को कहा मॉडल विलेज के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे गांव की परिकल्पना करता हूं जहां भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे बैठकर पूजा कर पाएंगे। और दूसरी चिट्ठी जो गांधी जी की है वो मुन्ना लाल शाह जी को 4/4/1941 की है, जो इस स्कीम में कोट की गई, और उसमें उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न बिरादरी, समाज और धर्मों में आपसी भाईचारा मेरे मॉडल गांव में होगा। जब देश के प्रधानमंत्री ही भेदभाव और असमानता पर आधारित गांव का चुनेंगे
धर्म और जाति पर हम जब भेदभाव करेंगे तो इस स्कीम जहां आप गांधी के मॉडल विलेज की परिकल्पना को दर्शा रहे हैं स्कीम के पहले पन्ने पर, आपने उसे तो शुरू में ही धराशायी कर दिया। तो ना पैसा है, ना प्रबंधन है, ना चुनने का कोई तंत्र है। 800 गांव में से एक कैसे चुनेंगे वो नहीं है, सामाजिक समरसता नहीं है, भेदभाव है, और जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ती ज्यादा नजर आती है सांसदों और प्रदेश के प्रधानमंत्री के रवैये के आधार पर स्कीम जोड़ने की बजाय। मैंने आपके पॉइंट को बहुत आराम से सुना। मुझे पता है कि अब मेरा पॉइंट आपसे इस स्कीम से फायदा होगा समाज का या समाज टूटेगा। जी